नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से माफियाओं और संगठित अपराधियों के खिलाफ जो सख्त अभियान शुरू हुआ था वो लगातार और तेज गति से जारी है। सरकार ने साफ कर दिया कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी और इसी नीति का सीधा असर अब जमीन पर दिख रहा है। बड़े बड़े माफिया, कुख्यात गैंगस्टर और उनके करीबियों पर लगातार कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन मिलकर उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त कर रहे हैं, उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है और जहां जरूरत पड़ती है वहां बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस सख्ती ने अपराध की दुनिया में ऐसी दहशत पैदा की कि कई माफिया सरगनाओं का दबदबा कमजोर पड़ गया और कई गैंग अपनी ताकत खोने लगे। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने एक मजबूत संदेश दिया कि अब यूपी में किसी भी अपराधी की मनमानी नहीं चलेगी और कानून से ऊपर कोई नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा गैंगस्टर हो, वह पुलिस के चंगुल से बच नहीं सकता। ये कोई पहले का यूपी नहीं है जहां उन्हें संरक्षण दिया जाएगा, अब उन्हें सीधे तौर पर खदेड़ा जाएगा। और इसी तर्ज पर बड़े गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। बड़े गैंगस्टर पर तगड़ा शिकंजा, क्या है पूरा मामला? जी हां, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की ओर से प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के चलते एक बड़े गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, नोएडा के कासना कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक अहम मामले में जिला अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी समेत 10 दोषियों को 9-9 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना ना भरने पर 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा पाए दोषियों में सुंदर भाटी, सिराज, विकास पंडित, योगेश, ऋषिपाल, बॉबी उर्फ शेर सिंह, सोनू, यतेंद्र चौधरी, अनु भाटी और दिनेश भाटी शामिल हैं। हालांकि सिराज और ऋषिपाल को छोड़कर बाकी 8 दोषी अपनी घोषित सजा से अधिक अवधि जेल में बिताने के कारण रिहा कर दिए, जबकि सिराज और ऋषिपाल को शेष सजा पूरी करने के लिए जेल भेजा गया। दरअसल ये मामला 8 फरवरी 2015 का है, जब नियाना गांव में एक शादी समारोह से लौटते समय दादूपुर के ग्राम प्रधान सपा नेता हरेंद्र नागर और उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में दोनों की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि बदमाशों में से एक जतिन खत्री भी ढेर हो गया था। जांच में हरेंद्र नागर और सुंदर भाटी के बीच सरिया चोरी, फैक्ट्री स्क्रैप और पानी सप्लाई को लेकर पुरानी रंजिश की बात सामने आई थी। वर्चस्व की इस लड़ाई के चलते ही हत्या की सुपारी दी गई। इसी प्रकरण में सुंदर भाटी समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अप्रैल 2021 में इसी हत्याकांड में अदालत ने सुंदर भाटी सहित 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में अपील लंबित है। अक्टूबर 2024 में उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद वो दिल्ली में रहने लगे। पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में दोनों पक्षों की लंबी बहस हुई। अभियोजन पक्ष यानी सरकार की ओर से दलील दी गई कि आरोपी लोग कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि एक संगठित गिरोह बनाकर काम करते थे। उनका कहना था कि इस गिरोह ने आर्थिक फायदे और इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए दिन दहाड़े हत्याएं और गंभीर अपराध किए। इसीलिए अभियोजन पक्ष ने अदालत से मांग की कि ऐसे खतरनाक अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में डर और अपराध कम हो सके और ये संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने अलग तर्क पेश किया। उनका कहना है कि जिन आरोपियों पर मामले चल रहे हैं, उनमें से कई लोग पहले ही कई साल जेल में बिता चुके हैं और कुछ ने लगभग अधिकतम सजा भी काट ली है। बचाव पक्ष के अनुसार इतने लंबे समय तक
जेल में रहने के बाद उन्हें अब रिहा कर देना चाहिए। उनका कहना था कि आरोपी पहले ही अपनी गलतियों की भारी कीमत चुका चुके हैं, इसलिए आगे उन्हें जेल में रखना न्याय संगत नहीं होगा। सुंदर भाटी का नाम दिल्ली एनसीआर में अपराध की दुनिया में लंबे समय तक खौफ का प्राय रहा। लगभग 3 दशकों तक उसके गिरोह का प्रभाव इतना मजबूत था कि कई इलाकों में लोग उसके नाम से ही डरते थे। शुरुआत में भाटी सिर्फ बुलंदशहर का एक ट्रांसपोर्ट ठेकेदार था, लेकिन समय के साथ उसके राजनीतिक संबंध बढ़ते गए। राजनीति से जुड़ने के बाद उसके रिश्ते ताकतवर लोगों से बन गए और इन्हीं संपर्कों ने उसे अपराध की दुनिया में उतरने का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे भाटी रंगदारी वसूलने, जमीन कब्जाने, सुपारी लेकर हत्या करवाने और इलाके में अपना वर्चस्व कायम करने जैसे कामों में शामिल हो गया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सत्ता के करीब आने की चाह ने उसका कद और बढ़ा दिया। उसे सुरक्षा, पैसों और हथियारों की ऐसी व्यवस्था मिल गई कि उसका गिरोह लगातार मजबूत होता गया। और यही वजह थी कि लंबे समय तक वो न सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बना रहा, बल्कि आम जनता के बीच भी उसका नाम दहशत का कारण बन गया। पूर्वांचल की कई चर्चित हत्याओं में भी उसके गिरोह का नाम सामने आया है। प्रयागराज में पुलिस अभिरक्षा में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में भी भाटी का नाम उछला था। चर्चा थी कि हथियार उसकी ओर से पहुंचाए गए, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। यहां तक कि यूपी पुलिस द्वारा तैयार की गई 65 माफियाओं की सूची में सुंदर भाटी का नाम शामिल है। सुंदर भाटी एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि दिल्ली, गुड़गांव सहित कई राज्यों में कुख्यात गैंगस्टर के नाम से मशहूर है। वही योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद माफिया गुंडों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पहली बार ऐसा हुआ जब सुंदर भाटी को किसी मामले में सजा सुनाई गई। सुंदर भाटी एक बड़ा माफिया ही नहीं, सुपारी किलर भी है। माफियाओं में हड़कंप, गैंगस्टर के खुले पुराने राज। जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार समय के साथ सुंदर भाटी के राजनीतिक संपर्क लगातार मजबूत होते गए। राजनीति से जुड़ने के बाद उसके रिश्ते कई ताकतवर नेताओं और प्रभावशाली लोगों से बनने लगे। पिछली सरकारों में अपराधियों को अक्सर राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था। इसी तरह भाटी को भी कई बार ऐसा संरक्षण मिला जिसकी वजह से वो खुले तौर पर बड़े बड़े अपराध करता रहा और फिर भी आसानी से बच निकलता था। नेताओं से करीबी होने का फायदा उसे ये मिला कि उसके खिलाफ दर्ज मामलों पर अक्सर ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी। पुलिस पर भी कई बार दबाव बन जाता था, जिससे मामले कमजोर पड़ जाते थे। इस राजनीतिक सुरक्षा कवच ने भाटी को और भी बेखौफ बना दिया। उसे भरोसा हो गया कि चाहे कितना भी गंभीर अपराध क्यों ना करे, जैसे रंगदारी, जमीन हड़पना, गोलीबारी या सुपारी किलिंग, उसे कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। और यही कारण था कि वो लगातार बड़े अपराधों को पनाह देता रहा, नए अपराधियों को अपने गिरोह में शामिल करता गया और पूरे दिल्ली एनसीआर में अपने प्रभाव को बढ़ाता गया। पिछले शासनकाल में जिस तरह से अपराधियों पर शिकंजा नहीं कसा जाता था, उससे ऐसे अपराधियों को श्रेय मिलता गया। राजनीतिक संरक्षण ने उसके अपराधी साम्राज्य को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई और इसी वजह से वो सालों तक कानून की पकड़ से बचता रहा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। जी हां, योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद राज्य में अपराध और माफिया गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई। इस नीति का असर इतना सख्त था कि पूरा अपराध जगत हिल गया। सरकार ने साफ कर दिया कि चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। और इसी सख्त रवैये का असर सुंदर भाटी जैसे कुख्यात अपराधियों पर भी पड़ा। योगी सरकार की एंट्री के बाद सुंदर भाटी समेत कई बड़े माफिया और गैंगस्टर डर के माहौल में आ गए, क्योंकि पहली बार उन्हें यह महसूस हुआ कि अब राजनीतिक या बाहरी संरक्षण के बावजूद बचना आसान नहीं होगा। राज्य में लगातार बड़े ऑपरेशन, गैंगस्टरों की गिरफ्तारी, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना और अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने जैसी कार्रवाइयों ने अपराध जगत की कमर तोड़ दी। कई नामी अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसने से उनका आतंक काफी हद तक कम हुआ। कई कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर हुए, कुछ जेलों में शिफ्ट किए गए,
कुछ को कड़ी निगरानी में रखा गया और कई की संपत्तियां सील कर दी गई। इस माहौल में अपराधियों को यह साफ संदेश मिला कि अगर वो अपराध जारी रखेंगे तो उन्हें कड़े परिणाम भुगतने ही होंगे। योगी सरकार के आने के बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर जो तेज कदम उठाए गए, उन्होंने पूरे अपराध जगत को झटका दिया। सुंदर भाटी जैसे गैंगों को भी एहसास होने लगा कि उनका पूरा प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा और सरकार की कड़ी नीति के सामने टिक पाना आसान नहीं। देखा जाए तो यूपी में माफिया और संगठित अपराध के खिलाफ चल रही इस कड़ी मुहिम ने राज्य की तस्वीर बदल कर रख दी। जिन अपराधियों का सालों तक दबदबा बना रहा, जिन पर कार्रवाई करना कभी मुश्किल माना जाता था, वह आज कानून के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। सुंदर भाटी का मामला भी यही दिखाता है कि अब चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए कानून से बच पाना नामुमकिन होता जा रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने यह साफ संदेश दे दिया कि अपराध का रास्ता चुनने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।